बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। लेकिन बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितना समझा, बच्चों ने कितना जाना, उनकी प्रोग्रेस क्या रही, कैसे पता चलता है? तो इसके लिए टाइम-टाइम पे बच्चों का टेस्ट होता है। उन्हीं टेस्ट के माध्यम से, उन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चों की अलग-अलग सब्जेक्ट में, अलग-अलग एरिया में उनकी प्रोग्रेस क्या रही। कौन-सा एरिया उनका स्ट्रॉन्ग है, किस सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे हैं और कौन-सा एरिया, कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चे वीक हैं और वहाँ पे उनको और ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में जब हम देखिए मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं ना, तो मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे बच्चों की प्रोग्रेस का पता चले। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या है? आम तौर पर हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर होते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो, आपके जो एंड टर्म एग्ज़ामिनेशन होते हैं, तो क्या होता है? क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें अलग-अलग क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? तो उन क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हो, आपका जो रिज़ल्ट आता है, तो उसी से आपको पता चलता है कि आप अलग-अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग-अलग विषय हैं, उसमें आपका प्रोग्रेस क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, हम टेस्ट की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट कि एक अच्छे टेस्ट की या क्वेश्चन पेपर की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएँ होनी चाहिए और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन पर इफ़ेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अनेक प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? हम चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए, अलग-अलग एरिया जो है, अलग-अलग विषय हैं, उसको जानने के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए स्कूल की अलग-अलग क्लासेस में बच्चे जाते हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। दे लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट एंड स्किल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि स्कूल में जितने टाइम भी बच्चे रहते हैं, अलग-अलग क्लासेस में, अलग-अलग टाइम पीरियड में, वे एक ही समय अवधि में अलग-अलग जो विषय हैं, ठीक है? उसके बारे में सीखते हैं, उनकी स्किल डेवलप होती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि एक मान लो एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, तो सबका जो पेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की जो गति है, अलग-अलग होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, तो किसी को सीखने में बहुत टाइम लगता है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, कोई सोशल साइंस में बहुत अच्छा है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन-सा बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वेश्चन पेपर है, जो टेस्ट है, वो लिया जाता है। उसी के थ्रू तो पता चलता है कि कौन-सा बच्चा उसका प्रोग्रेस क्या है, किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में बच्चा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं या मानकीकृत मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम स्टैंडर्डाइज़्ड असेसमेंट टूल की बात करते हैं, तो ये देखो जब स्टैंडर्डाइज़ की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, चाहे इंटरेस्ट इन्वेंटरीज़ की बात करें, ये सब क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज़्ड असेसमेंट होते हैं। या तो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। बिफोर यूजिंग द इक्विपमेंट, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड इज़ ऑफ गुड क्वालिटी कि जब भी हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का बनाएँ या यूज़ करें, तो यूज़ करने से पहले हम इस चीज़ को एंश्योर करना चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट है, मेजरिंग जो टूल है, वो उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो एक जब हम गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो देखिए, विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, तो पहले तो आप ये पॉइंट देख लीजिए, फिर हम एक-एक करके इन पे बात करेंगे। वैलिडिटी, वैधता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, व्यापकता, डिस्क्रिमिनेशन और प्रैक्टिकैलिटी होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये जो अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएँ हैं, वो तो पता चल गई। अब हम एक-एक करके बात करते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और प्रैक्टिकैलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम वैलिडिटी की बात करें, वैधता की बात करें, अ गुड टेस्ट मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ वैलिडिटी कि अच्छे परीक्षण में वैधता के गुण होने चाहिए। किसी परीक्षण की वैधता या वैलिडिटी से अभिप्राय उस परीक्षण द्वारा वह मापन करने की योग्यता से है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। ठीक है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो आप गए एग्ज़ाम देने के लिए, आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम है।
ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएँगे, आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएँगे, सिविक्स से भी क्वेश्चन आपको आएँगे, ठीक है? तो मतलब क्या है कि जब सोशल साइंस का पेपर है तो सोशल साइंस के पेपर में क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए ना जो आपको जो क्वेश्चन आपसे सोशल साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सिविक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे। ठीक है? ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए ना कि मान लो सोशल साइंस का पेपर है, क्वेश्चन आपका पूछ लिया साइंस से, क्वेश्चन आपका पूछ लिया लैंग्वेज से। ठीक है? ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो वैलिडिटी का मतलब है कि जिस पर्पज से क्वेश्चन पेपर बनाया गया हो, वो क्वेश्चन पेपर उसी पर्पस को फुलफिल करे। मतलब सोशल साइंस का क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन पेपर है तो उसमें सोशल साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। साइंस का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि साइंस का पेपर दे दिया और क्वेश्चन उनसे पूछ लिए हिंदी लैंग्वेज वाले, इंग्लिश लैंग्वेज वाले। ऐसा ना हो कि बच्चों को मैथ्स का पेपर है और मैथ्स में बच्चों से सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए, तो नहीं। क्वेश्चन पेपर जो भी बनेगा, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें वैलिडिटी का मतलब है जिस पर्पस से बनाया जाए वो पेपर जो है उसी पर्पस को फुलफिल करे। इफ अ टेस्ट मेजर द एबिलिटी ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट फॉर विच इट हैज बीन डिजाइंड, देन दैट टेस्ट इज कंसिडर्ड वैलिड। कि यदि कोई परीक्षण किसी श्रेणी के विद्यार्थियों की उस योग्यता का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है, तभी हम उस परीक्षण को वैध मानेंगे। तो यहाँ पर आपको वैलिडिटी से समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर जिस पर्पज से बनाया जा रहा है वो उसी पर्पज को फिलफिल करे। एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है तो वो एसएसटी जो जिस पर्पज से बनाया गया है कि बच्चों की हिस्ट्री में क्या नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफी में क्या है, सिविक्स में क्या है, तो बस उसी चीज की जांच करे। साइंस का बनाया गया है तो साइंस में बच्चों की क्या नॉलेज है, उसी चीज की जांच करे। ये नहीं कि साइंस का है तो उसमें क्वेश्चन अलग सब्जेक्ट से पूछ लिए गए हों। तो इसलिए वैलिडिटी होनी चाहिए। फिर रिलायबिलिटी की बात करते हैं, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? अ गुड टेस्ट मस्ट हैव रिलायबिलिटी। के अच्छे टेस्ट में क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी से है। मतलब क्या है कि देखिए, आप जैसे बोर्ड के एग्जाम हम देखते हैं, आप पेपर देकर आ गए, ठीक है? अब पेपर आपका, आपने जो भी क्वेश्चन जो पेपर आया उसके बेस पर जो भी आपने आंसर किया, आपकी आंसर शीट को चाहे एक एग्जामिनर चेक करे चाहे 10 चेक करे। मान लो पहले वाले ने चेक किया, आपके 80 मार्क्स आए। दूसरे वाले ने उसको फिर से चेक किया तो आपके मार्क्स 60 हो गए। तीसरे वाले ने चेक किया तो फिर 70 हो गए। मतलब क्या है? फिर तो जो टेस्ट है उसमें रिलायबिलिटी हुई नहीं। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी पेपर आपने किया, चाहे एक एग्जामिनर चेक करे चाहे 10 चेक करें, आपकी जो मार्किंग है, आपके जो नंबर है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आने चाहिए। 80 है तो 80 ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 79 या 81 हो गए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। तो इसे ही हम कहते हैं रिलायबिलिटी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं तो उसकी आंसर्स की भी पहले जारी कर दी जाती है, ठीक है? ताकि क्वेश्चन आपने सही पॉइंट लिखा है तो उसके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, नहीं लिखा तो नहीं मिलेंगे। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपने जो भी पेपर किया उसको चाहे एक इंसान चेक करे चाहे 10 चेक करे, आपके मार्क्स में कोई अंतर ना आए। If there is no difference in the result when the student ability and quality are evaluated by one or different examiners, then it will be called the reliability of the test। की विद्यार्थी की योग्यता या गुणों का एक अथवा जो अलग अलग जो एग्जामिनर हैं उनके द्वारा मूल्यांकन करने पे भी जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये पेपर जो है ये रिलायबल है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? टेस्ट लिया जाता है, ठीक है? और क्या किया जाता है? टेस्ट और रीटेस्ट। तो इससे पता चलता है कि हाँ, जो भी इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्या है? रिलायबल है। फिर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस, निष्पक्षता, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं। मतलब आप अक्सर कई बार आपके मतलब खुद से क्वेश्चन होता है ना कि आप एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हो कि नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया था लेकिन मुझे नंबर ठीक से नहीं मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि चेक करने वाले का मूड अलग होता है, कभी किसी क्वेश्चन के लिए कोई ज़्यादा मार्क्स दे देता है, कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं देता, कोई कम नंबर दे देता है। तो वहाँ पर क्या होती है? सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे बायसनेस होती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो आपने पेपर किया, जो क्वेश्चन आपने किया,
सही किया तो उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं, सीटेट का पेपर आप देने जाते हो, ठीक है, या डीएसएसबी के आप एग्ज़ाम देते हो, केवीएस के आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन करते हो तो सही का सही, गलत का गलत, चाह कर भी उसमें कोई भी किसी तरह की बायसनेस नहीं कर सकता। तो जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो उस परीक्षण पर परीक्षा का व्यक्तिगत प्रभाव ना पड़ने से है। That is, there is no personal influence of the examiner on that test. It is very important for a good test to be objective because इट इफेक्ट्स बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। की एक अच्छे परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर ही पड़ता है। तो जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फेयरनेस। इसका मतलब होता है कि जो भी एग्जामिनर है, ठीक है, उसकी पर्सनल इन्फ्लुएंस है, उसका व्यक्तिगत प्रभाव जो है आपकी आंसर शीट पे बिल्कुल ना पड़ना। इन फैक्ट अ टेस्ट विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी रिलायबल एंड वैलिड। की जो जो टेस्ट है जो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, हम ना उसको रिलायबल कहेंगे ना हम उसको वैलिड कहेंगे। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण पर परीक्षक की व्यक्तिगत भावनाओं, धारणाओं तथा विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द एग्जामिनर पर्सनल फीलिंग, परसेप्शन एंड थॉट्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पर आपको मतलब ऑब्जेक्टिविटी का भी मतलब समझ में आ गया होगा। वैलिडिटी की हमने बात की, वैलिडिटी का मतलब है कि जिस पर्पज से बनाया गया उसी को फुलफिल करे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि चाहे उसको एक एग्जामिनर चेक करे चाहे 10 चेक करे, आपके मार्क्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना आए, मार्क्स आपके उतने ही रहें। और जब ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो किसी के जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है, व्यक्तिगत प्रभाव एग्जामिनर का उस पर बिल्कुल ना पड़े। जितने भी मतलब क्वेश्चन सही है तो पूरे मार्क्स, गलत हैं तो मार्क्स नहीं, तो इसका कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं, चाह कर भी आपके नंबर कोई कम ज़्यादा ना कर पाए। फिर हम कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करते हैं तो देखिए, व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब क्या है, इसका इसका मतलब है कि जैसे हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो जो भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाए तो ऐसा ना हो कि हम सोशल साइंस में जैसे 3 बुक्स होती है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, तो जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन पेपर बनाए जाए तो हिस्ट्री के भी सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन बनाए जाएं, ज्योग्राफी से भी बनाए जाएं, सिविक्स से भी बनाए जाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ हिस्ट्री से ही सारे क्वेश्चन ला के डाल दिए। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट है तो उसके सभी हिस्सों को लिया जाए, सभी चैप्टर्स को लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 2-3 चैप्टर को ले लिया जाए। तो विथ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी प्रॉपर्ली टेस्टेड। की प्रश्नों की अगर सीमित संख्या होगी, पूरे बुक से क्वेश्चन ना लेके सिर्फ 1-2-3-4 चैप्टर से लिया जाएगा तो बच्चों की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग उसकी सही से जांच नहीं की जा सकती। इसलिए जब हम कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि पेपर जो होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट के सभी हिस्सों से नॉलेज जो अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेना चाहिए। तो it should contain question from different domains like knowledge, understanding, application, and it should have different types of question। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी होने चाहिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप होनी चाहिए। मतलब आप ये मान के चलते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाए तो सब्जेक्ट की पूरी बुक के सभी चैप्टर को कवर किया जाए। और क्वेश्चन भी एक जैसे नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन में भी शॉर्ट आंसर टाइप भी होने चाहिए, लॉन्ग आंसर टाइप में होनी चाहिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी होने चाहिए, नॉलेज से भी रिलेटेड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड भी होने चाहिए, एप्लीकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेशन, विभेदकारिता। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेट करना, किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको भी हम जान लेते हैं। द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ टेस्ट मींस इट्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई एबिलिटी, एवरेज एबिलिटी एंड लो एबिलिटी स्टूडेंट। की टेस्ट पेपर ऐसा होना चाहिए जिसको देने के बाद ये पता चल सके कि कौन सा ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो बिलो एवरेज है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो एवरेज है, और कौन सा ऐसे बच्चे हैं जो अबो एवरेज है, टैलेंटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर से तो हमें पता चलता है ना कि बच्चा अपना पेपर दे के आता है, रिजल्ट आता है, तभी तो पता चलता है कि कौन से बच्चे हैं एवरेज हैं, कौन से बच्चे हैं जो अबो एवरेज है, कौन से बच्चे हैं बिलो एवरेज हैं। तो इसी तरह से टेस्ट से पता चलता है। तो एक अच्छा अगर क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, जिसमें अक्सर आप जब अपने एग्जाम देने जाते हो तो आप देखते होंगे ना बोर्ड के पेपर में भी कि स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन इजी आते थे, फिर एवरेज आते थे, लास्ट के क्वेश्चन जो थे थोड़े डिफिकल्ट लगते थे।
ठीक है? तो ऐसा पेपर इसलिए तैयार किया जाता है ताकि क्लास में जो अलग-अलग बच्चे हैं, जिनका अलग-अलग लेवल है, पता चल सके कि कौन से बच्चे ज़्यादा जिनकी एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है, कौन से बच्चे हैं जो एवरेज हैं, कौन से बच्चे हैं जो बिलो एवरेज हैं। इसलिए परीक्षण में सरल एवं जटिल प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जिससे प्रतिभाशाली, सामान्य एवं कमजोर सभी प्रकार के विद्यार्थी उन्हें हल कर सके। अच्छे परीक्षण में यह विशेषता होनी चाहिए कि इसके आधार पर उच्च योग्यता एवं निम्न योग्यता वाले विद्यार्थियों में अंतर किया जा सके। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो अ गुड टेस्ट मस्ट हैव प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ टेस्ट मीन्स इट्स यूज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन की जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, चलो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसमें हमने वैलिडिटी की बात की, हमने उसमें रिलायबिलिटी की बात की, ऑब्जेक्टिविटी की बात की, कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात की, डिस्क्रिमिनेशन की बात की। साथ ही साथ टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम यूजली उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है, उसको यूज कर सकें। द टेस्ट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर की टेस्ट में आसानी से उसको हम प्रशासित कर सकें, एडमिनिस्टर कर सकें और उसको आराम से जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम देखते हैं, ठीक है? एक ही साथ देखते हैं कि लाखों बच्चे पेपर देते हैं और उसके बाद जब उनका चेक होता है तो चेकिंग भी ईज़िली हो सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले से ही आंसर की तैयार कर ली जाती है ताकि उसकी चेकिंग भी आराम से किया जा सके। तो आराम से बच्चे पेपर दे दें, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आराम से फिर उसके बाद में चेकिंग करने वाले चेकिंग भी कर लें। तो इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल एंड क्लियर फॉर द स्टूडेंट और क्वेश्चन पेपर में जब बनाया जाता है तो स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल क्लियर दे दिया जाता है कि पार्ट ए करेंगे तो इसमें इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन के इतने मार्क्स मिलेंगे, टाइम ड्यूरेशन इतनी है, ठीक है? तो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा द प्रैक्टिकलिटी ऑफ गुड टेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग, कौन कौन से है, इजी इन प्रिपरेशन, बनाने में आसानी हो, इजी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रयोग करने में आसानी हो कि क्वेश्चन पेपर चलो बन तो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि बनने के बाद अब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बच्चा उसको क्वेश्चन को देखे और अपना आंसर करे, तभी तो उनकी प्रोग्रेस का पता चलेगा। और इजी इन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन की अंक लगाने तथा परिणाम निकालने में भी आसानी हो। फिर अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मापक उपकरणों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए, जब इस तरह के हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, टेस्ट हैं, जब उसको तैयार किया जाता है तो जो उसको तैयार करने वाले होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो देखिए वो भी उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी एक्सपर्ट है, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट, की मान लो हम साइंस का पेपर तैयार कर रहे हैं, ठीक है? साइंस का बोर्ड का पेपर तैयार कर रहे हैं, तो जो तैयार करने वाले हैं, उनकी जो साइंस सब्जेक्ट है, उसमें मास्टरी होनी चाहिए। अगर उनको सब्जेक्ट में मास्टरी होगी तभी तो उनको मान लो 10th क्लास का पेपर तैयार किया जा रहा है या 12th क्लास का पेपर तैयार किया जा रहा है, तो उसमें उनकी पूरी मास्टरी होगी, पूरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होती होगी, तभी तो वो पूरे सिलेबस से जो क्वेश्चन है वो तैयार कर पाएंगे। उनको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों के हिसाब से बनाए जाए, तैयार किए जाए, शॉर्ट आंसर में क्या रखना है, वेरी शॉर्ट आंसर में क्या रखना है, लॉन्ग आंसर में क्या रखना है, ठीक है? इसके अलावा मास्टरी ऑफ द डोमेन ऑफ टेस्टिंग लर्निंग, तो जब हम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर क्या है डोमेन में, चाहे हम नॉलेज की बात करें, चाहे हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, चाहे हम एप्लीकेशन की बात करें, इसके अलावा डोमेन में हम कॉग्निटिव की बात करते हैं, अफेक्टिव की बात करते हैं, साइकोमोटर की बात करते हैं। तो जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो इन सभी डोमेन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि किन क्वेश्चन से बच्चों की नॉलेज का पता चलेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा, ऐसे कौन से क्वेश्चन तैयार किए जाएं जिससे बच्चों के उस सब्जेक्ट में जो उनकी इंटरेस्ट है उसका पता चले। तो इस तरह के डोमेन्स की भी नॉलेज होनी चाहिए और क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम चाहे हम कॉग्निटिव की बात करें, इफेक्टिव की बात करें, साइकोमोटर की बात करें, सभी डोमेन से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। इसके अलावा मास्टरी ऑफ डेवलपिंग ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम। ब्लूप्रिंट, अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो देखिए अक्सर जैसे सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका एक मैप बनाया जाता है, तो उस मैप से पता चलता है ना, मतलब मैप का मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसी से पता चलता है कि घर का क्या टोटल साइज है, रूम जो है अलग अलग बनेंगे उसका साइज क्या होगा। इसी तरीके से जब क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है तो ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन पेपर तैयार करने लगे, पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है। तो उस ब्लूप्रिंट में एक क्लियर मेंशन होता है कि मान लो 10th क्लास के साइंस का क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है? तो ब्लूप्रिंट में क्लियर मेंशन होगा कि कितने कितने चैप्टर टोटल लिए गए हैं,
ठीक है? किस चैप्टर में से नॉलेज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन डाले गए हैं, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, स्किल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप कितने क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कितने क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने क्वेश्चन हैं, किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट से टोटल क्वेश्चन पेपर का एक पूरा खाका पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं किस किस चैप्टर से लिए गए हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, कौन से शॉर्ट हैं, कौन से वेरी शॉर्ट हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट करने से पहले ब्लूप्रिंट भी बनाना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन पेपर सेटर हैं उनको मास्टरी ऑफ डेवलपिंग ब्लूप्रिंट एंड मार्किंग स्कीम की ब्लूप्रिंट बनाना और मार्किंग स्कीम इसकी भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाए तो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की जो अलग अलग टाइप्स हैं, बिलो एवरेज, एवरेज, अबोव एवरेज, तो बच्चों की जो अलग अलग टाइप्स हैं इसको ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन पेपर तैयार करने चाहिए। उसमें इजी क्वेश्चंस भी होने चाहिए, एवरेज भी होने चाहिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होने चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ सेटिंग स्टैंडर्डाइज पेपर की मानकीकृत जो पेपर है उनको सेट करने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो देखिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी या सार्वजनिक जवाबदेही की जब हम बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जब आप पेपर देते हैं और आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद कई बार हमें लगता है कि नहीं हमारे पेपर की चेकिंग ठीक से नहीं हुई है। तो फिर क्या आप क्या करते हैं, आप फिर से आप रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, ठीक है, उसके लिए अपना पेपर फिर से डालते हैं। ठीक है? तो जब हम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो जब भी क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट किया जाए तो उसका एक पूरा जो खाका है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए। ठीक है? सभी चीज़ों का जो हमने बात की ना कि क्वालिटी ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हर चीज़ का ध्यान में रखकर जो भी बॉडी है, जो भी पेपर सेटर है, जब पेपर तैयार करता है तो वो पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए अकाउंटेबल भी होता है। ठीक है? अगर सभी जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको ध्यान में रखकर पेपर बनाया जाएगा, तो बनाने वाले भी बिल्कुल एंश्योर होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को रीचेकिंग करवानी है तो करवाए, लेकिन मार्किंग स्कीम ऐसी हो कि चाहे रीचेकिंग करवाओ तो उसमें भी ज़्यादा कोई फ़र्क ना आए। अक्सर हम देखते हैं ना कि जब आप सीटेट का पेपर देते हैं, नेट का पेपर देते हैं, तो पेपर देने के बाद जब आंसर की जारी की जाती है, तो आंसर की के जारी करने के साथ-साथ जो रिलेटेड जो बॉडी है, वो बच्चों को ये मौका देता है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको मार्क्स सही से नहीं मिले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आप जो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कि जब आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हो तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और उसकी मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, ताकि अगर कोई रीवैल्यूएशन भी करवाता है तो बच्चों की जो ओवरऑल जो वैल्यूएशन है, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई फर्क ना आए। रिव्यू ऑफ अर्लियर पेपर सेट, कि जब भी हम पेपर सेट करते हैं तो पेपर सेट करने से पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपको उसको भी देखना चाहिए। ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सेम क्वेश्चन आपने इस पेपर में भी डाल दिए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो और इस साल में क्या करो, आप उसकी वर्डिंग चेंज कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि एज इट इज वही क्वेश्चन डाल दो। इसके अलावा क्वेश्चन वाइज टाइम फैक्टर, कि प्रश्नानुसार समय कारक, कि जब भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डाले जाते हैं तो टाइम का भी ध्यान देना चाहिए। मान लो 3 आवर का टाइम आप दे रहे हैं तो अलग अलग जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप डालें या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप। तो क्वेश्चन ऐसा ना हो कि शॉर्ट आंसर टाइप है और आपने उसको लेंथी बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा टाइम आप बच्चों को दे रहे हो उस हिसाब से क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनका एक टेस्ट पर, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर, क्वेश्चन पेपर पे इन सब का इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेस्ट है, क्वेश्चन पेपर है, उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं और कौन-कौन से जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।